दोस्तों, एक ऐसी लड़की जो 20 साल की थी, देखने में बहुत सुंदर थी, उसके बहुत सारे सपने थे और वो बहुत जल्दी अपने पैर पे खड़ी होके एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हुए उसको एक सहेली मिलती है, क्योंकि जब आप कहीं पे भी काम करने जाते हो प्राइवेट जॉब में या किसी भी जगह पे काम करते हो प्रोफेशनली, तो वहाँ पे दोस्त तो बन ही जाते हैं। और जब आपकी दोस्ती किसी के साथ हो जाती है तो वैसे ही ये लड़की भी अपनी कई सारे घर की बातें भी शेयर किया करती थी, साथ में खाना पीना खाना, टिफ़िन शेयर करना और इसके अलावा चाय कॉफ़ी पीना हो तो बाहर साथ में जाना करना शुरू कर देती है। ये एक ऐसी घटना है जो आपको विचलित कर देगी, एक ऐसी लड़की की सच्चाई जो आपके साथ में साझा कर रही हूँ। उसकी प्राइवेसी को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए मैं उसका नाम यहाँ पे आपको चेंज कर रही हूँ और बता रही हूँ। इस लड़की का नाम रानी था और जो इसकी दोस्त थी वो ज्योत्सना थी। ज्योत्सना एक दिन ऑफिस आती है और अपनी दोस्त को बताती है, क्योंकि उस दिन वो काफ़ी परेशान थी तो अपनी परेशानी अपने दोस्त के साथ साझा करती है। वो कहती है कि मुझे एक बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में दिल्ली में ऑफर मिला है एक जॉब का, और उस जॉब में मेरी स्टार्टिंग सैलरी ही 1 लाख रुपए पर महीने से शुरू हो रही है। अभी वो जिस कंपनी में काम कर रही थी एट प्रेजेंट वो कोलकाता की कंपनी थी। ये दोनों सहेलियों की जो सैलरी वहाँ पे थी वो 35 से 40 हज़ार के आसपास थी। लेकिन परेशानी की बात ज्योत्सना के लिए ये रहती है कि अभी वो जो जॉब उसे मिल रहा था इतना बेस्ट ऑफर के साथ दिल्ली में, वो उसे ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि घर वाले ये नहीं चाहते थे कि वो शहर छोड़कर जाए, किसी बाहर जगह अनजान जगह रहने की कोशिश करे, क्योंकि उसके घर में उसकी देख रेख करने के लिए उसके साथ रहने वाला कोई भी नहीं था। अब जब ये परेशानी वो अपनी दोस्त रानी को बताती है तो रानी सोचती है कि क्या ही किया जाए, अगर तुम्हारे घर से इस अपॉर्चुनिटी के लिए कोई भी नहीं मान रहा है तो तुम तो नहीं जा पाओगी, लेकिन एक काम करो, अगर तुम हो सके तो ये वाली जॉब की जो वैकेंसी है, जो ऑफर है, वो मुझे दिलवा सकती हो तो दिलवा दो। ज्योत्सना कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस जॉब को जाकर के ज्वाइन कर लो, इतनी अच्छी सैलरी भी मिलेगी और दिल्ली जो हमारे इंडिया का कैपिटल है, जो राजधानी है, यहाँ पे कितनी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो इतनी अच्छी पैकेज भी देती है, तुम्हें रहने के लिए भी वहाँ पे काफ़ी इजी हो जाएगा और तुम घर वालों की भी मदद कर पाओगी। यही सोच के रानी अब अपने घर से निकल देती है और जब वो घर से निकलती है तो घर वालों को भी ये यही बताती है कि मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करने का मौका मिल रहा है। 8 जून 2019 को पूरे साजो सामान के साथ रानी अपने घर से निकल देती है दिल्ली की तरफ। दिल्ली में जिस दिन उसका इंटरव्यू था इस मल्टीनेशनल कंपनी में, उस दिन वो निर्धारित समय पे, तयशुदा समय पे यहाँ पे पहुँच जाती है। इंटरव्यू की कतार के लिए उसे वेटिंग रूम में बैठा दिया जाता है। वेटिंग रूम में बैठी होती है, देखने में बेहद ही सुंदर थी वो और बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड भी थी और इस हिसाब से उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा था। वो बैठ करके अपनी बारी का इंतज़ार करने लगती है। वैसे ही एक उसी कंपनी का प्यून उसके पास आता है और वो कहता है कि मैम, क्या आप चाय कॉफ़ी लेना पसंद करेंगी? आपको जो पसंद है वो बताइए, मैं आपके लिए ले आता हूँ। इस पे वो लड़की मुस्कुराती हुई कहती है कि आप कुछ भी ले आइए, जो आपको अच्छा बनाना आता है वही आप ले आइए, मैं उसको पी लूँगी। चूँकि वेटिंग रूम में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था उसको वेट करते हुए, तो ऐसी जब वेटिंग रूम में वेट करने की उसको जो है बहुत लंबे समय से इंतज़ार करना पड़ता है, तब वो छोड़ के भी बाहर नहीं जा पाती है इंटरव्यू, क्योंकि कब उसका नंबर आ जाए। वो सोचती है चलो अच्छा है यहीं पे चाय कॉफ़ी पी लेती हूँ, इससे थोड़ी सी एनर्जी मेरी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब उसको एक चाय का कप वो प्यून ला करके हाथ में थमा देता है। चाय तो वो पी लेती है। चाय पीने के बाद उसे पता नहीं क्यों नींद आने लगती है और वहीं पे उस कुर्सी पे ही वो बैठी बैठी ही सो जाती है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो एक बिस्तर पे पड़ी होती है और बिस्तर पे कुछ ऐसी हालत में पड़ी हुई थी जो शायद आप सुनकर भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। बिस्तर पे पड़ी हुई थी,
शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है, एक बूढ़ा व्यक्ति उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करता हुआ रहता है। वो कुछ करना चाहती है, उसे मना करना चाहती है, वो चिल्लाकर किसी को बुलाना चाहती है, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो कुछ भी कर सके, क्योंकि कुछ ऐसी नशीली चीज़ें उसको चाय के अंदर मिलाकर दी गई थी जिसकी वजह से उसकी पूरी ही शरीर जो है वो किसी चीज़ को करने में असमर्थ थी। बस वो कुछ समझ पा रही थी, कुछ देख पा रही थी। जो व्यक्ति उसके शरीर के साथ खेल रहा था वो खेल कर चला जाता है। फिर लगातार बारी बारी से जब वो देखती है तो हर बार एक नया पुरुष आकर के उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करता है, और इस तरह से गिनती जब वो करती है तो लगभग 15 लोग उसके साथ गलत काम कर लेते हैं। उसके बाद उसको होश नहीं होता है, वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद की गिनती उसको पता भी नहीं। जब उसे होश आता है और वो कुछ बोल पाने में समर्थ होती है, तब वो आवाज़ लगाती है और अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी मांगती है। उसे भूख भी लगी हुई थी, उसको खाना भी खाना था, लेकिन जब वो कुछ भी मांगती है तब उसकी मार पिटाई की जाती है। उसको पता नहीं चलता है कि मैं किसके चुंगल में फंस गई हूँ, मैं कहाँ पे अभी हूँ। फिर जब वो कुछ दिन वहाँ पे बिता लेती है और डेली ही लगभग उसके साथ ऐसी ही घटना को अंजाम दिया जा रहा था, तब उसे धीरे धीरे पता लगता है कि वो दिल्ली के जीवी रोड में है। दिल्ली में एक कमला मार्केट है जहाँ पे जीवी रोड है, और जीवी रोड के वो कोठा नंबर 68 के कोठा नंबर के चुंगल में फंसी हुई है। अब उसके लिए काफ़ी आम बात थी, उसके लिए समझना काफ़ी आसान हो गया था कि वो कहाँ पे आ करके रह रही है और किसके चुंगल में वो फंस गई है। लगातार 2 से 2.5 महीने हो जाते हैं, इस तरह की वैश्याना हरकतें उसके साथ होती रहती है। वो अपने आप को बचाने की, बाहर भागने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन 24 घंटे उसके ऊपर पहरा रहता है। वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है। एक दिन ऐसा होता है कि एक शख्स इसी जीवी रोड से गुजरता रहता है। वो एक नंबर डायल करता है और वो नंबर होता है रानी के भाई का। वो रानी के भाई को फ़ोन लगाता है और कहता है कि तुम्हारी बहन है, और तुम्हारी बहन जो है वो जीवी रोड के इसी कमला नगर में, कमला मार्केट में जो जीवी रोड है वहाँ पे कोठा नंबर 68 में फंसी हुई है, और उसी ने मुझे तुम्हारा ये नंबर दिया है, तुम चाहो तो उससे आकर मिल लो, और मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। इतना कह के वो फ़ोन को रख देता है। भाई को बिल्कुल भी समझने में देरी नहीं होती है कि बहन मेरी कहीं पे फंस गई है और शायद वो कॉल नहीं कर पा रही है, इस वजह से इस शख्स से उसने मुझे कॉल करवाया है। वो कुछ भी नहीं देखता है आगे पीछे, अपने तुरंत ही माँ बाप को ये बातें बताता है और वो बोलता है कि मुझे दिल्ली जाना है, जो हमारे भारत की राजधानी है। माता पिता सोचते हैं कि मेरी बेटी इतने दिनों से गायब थी, अब उसका पता लगा है, तो वो भी अपने बेटे को तुरंत ही बोलते हैं कि दिल्ली चले जाओ। अब जब दिल्ली ये लड़का पहुंचता है तो सबसे पहले जिस नंबर से उसको कॉल आया था उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करता है। अब रानी के भाई के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उस आदमी का पता निकाल लिया जाए। जब वो उस नंबर पे फ़ोन करता है तो उसके भाग्य से वो आदमी उसका फ़ोन उठा लेता है और वो उसको पता भी बता देता है कि मैं इस फलाना जगह पे हूँ, तुम आकर मुझसे मिल लो। जब उसका भाई, रानी का भाई, इस व्यक्ति से मिलने जाता है तब उससे पूछता है कि मेरी बहन से आपका संपर्क कैसे बना। उस व्यक्ति ने बिना झूठ बोले हुए सारी सच्चाई बताई कि मैं इस कोठे पे जो है एक किसी लड़की से मिलने जाता हूँ और वहीं पे तुम्हारी बहन मुझे मिलती है। 4-5 बार मैं उससे मिल चुका हूँ, वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खुल चुकी थी और तब जाकर उसने एक दिन ये सारी सच्चाई बताई कि मैं यहाँ पे इस तरह से इस चुंगल में फंस चुकी हूँ और आप मेरी बस इतनी मदद कर दो कि मेरे भाई को बस एक फ़ोन कर दो। मैंने उसको बोला कि अगर मैं तुम्हारे भाई को बोलता हूँ या तुम्हारा भाई यहाँ पे आकर कुछ भी बोलता है, करता है, तो ये सारे लोग मेरे भी दुश्मन बन जाएंगे और तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस पे वो लड़की गिड़गिड़ाने लगी, मेरे पैर पकड़कर बोली कि आप बस एक बार मेरे भाई को कॉल कर दो और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरे घर वालों को पता नहीं है कि मैं किसके चुंगल में कहाँ फंस गई हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। तो वो व्यक्ति को उस पे दया आ जाता है रानी पे और फिर वो जा करके कॉल करता है क्योंकि उसने वादा किया था रानी से। रानी देखने में बहुत सुंदर थी, इस वजह से जो इस कोठे पे है उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी, वो हमेशा व्यस्त रहती थी, ऐसा उस व्यक्ति के द्वारा
उसके भाई को वो बताता है। अब भाई सोचता है कि सबसे पहले मुझे बहन से मिलना है। वो कोठा नंबर 68 पे पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद जो यहाँ की दलाल थी, क्योंकि हर कोठे पे एक दलाल होती है, एक हेड होती है, वो लड़कियों को परोसती है सामने, तो उस हेड से जाकर के मिलता है और कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए, मुझे कुछ समय उसके साथ बिताना है। अब वो जो महिला होती है तमाम लड़कियां जो वहां पे काम करती हैं उन्हें दिखाती है, लेकिन वो सभी को रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि मुझे कोई ऐसी लड़की दिखाओ, कोई ऐसी नई लड़की दिखाओ जो देखने में सुंदर हो। अब वहाँ पे कोठे पे एक जो महिला काम करती होती है वो कहती है कि नई लड़की अभी रानी आई है कुछ दिनों पहले और उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, अभी भी वो एक आदमी के साथ बिजी है। तब वो जो महिला थी, जो वहाँ की मुखिया थी, वो उस लड़के को कहती है कि तुम वेट करना चाहो तो कर सकते हो, और उस लड़की का डिमांड ज़्यादा होने की वजह से तुम्हें उसका पैसा भी ज़्यादा लगेगा। लड़का कुछ भी नहीं देखता है और मान जाता है, और उसके बाद थोड़ी देर वहीं पे इंतज़ार करने लगता है। एक कमरे का गेट खुलता है और उसमें से एक आदमी निकलता है और पीछे से उसकी बहन निकलती हुई दिखाई देती है। लड़का तुरंत ही अपनी बहन को पहचान लेता है और उसकी बहन रानी भी उस लड़के को पहचान लेती है, लेकिन वो कुछ वहां पे बोल नहीं पाती है, उसकी नजरें झुक और उसके बाद इस लड़के को मौका दिया जाता है कि जाओ अब तुम इसके साथ कुछ घंटे बिता सकते हो। वो लड़का जैसे ही रूम के अंदर एंटर होता है, रूम की जो खटकनी होती है उसको बंद करता है और अपनी बहन से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे फंस गई। बहन लगातार रोने लगती है, लेकिन रोती भी ऐसी आवाज़ में है कि आवाज़ बाहर तक नहीं जानी चाहिए। दोनों बहुत पहले रोते हैं, फिर लड़की पूरी अपनी आप बीती बताती है कि मैं इस तरह से यहाँ फंस चुकी हूँ। लड़का फिर कुछ सोचता इससे पहले ही कुछ घंटे की जो उसकी मोहलत थी वो ख़त्म हो जाती है। बाहर से कुछ आवाज़ें आती है कि अब तुम्हारा समय ख़त्म हो गया है, अब तुम यहाँ से बाहर आओ वरना तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज, डबल चार्ज लगेगा। लड़का कहता है मुझे कुछ देर, कुछ घंटे और रहना है इस लड़की के साथ और मैं डबल पैसे देने के लिए तैयार हूँ। दोनों बहुत ही रोते हैं और वहाँ पे बैठे बैठे सोचने लगते हैं कि अब आगे उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इस चुंगल से निकलना बाहर इतना आसान नहीं था। तब जो रानी थी वो एक नाम बोलती है और ये जो नाम होता है वो महिला आयोग का था, और जो महिला आयोग होती हैं वो स्वाति मालवीय होती हैं। स्वाति मालवीय जो रहती हैं वो महिला आयोग की जो रहती हैं मेंबर होती हैं, और वो अपने भाई को कहती हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्य करती हैं हम जैसी महिलाओं को इस चुंगल से बचाने के लिए, तुम एक बार जाकर के उनसे मिल। अब ये जो महिला होती है स्वाति मालीवाल, माफ करिएगा, स्वाति मालीवाल जी, 10 जून को ये लड़का इनके पास मिलने जाता है और अपनी पूरी आपबीती इन महिला को बताना चाहता है, लेकिन स्वाति मालीवाल नहीं मिलती हैं और उनकी जगह पे DCW जो वहाँ की मेंबर होती हैं किरण नेगी, वो उस लड़के को मिलती हैं। लड़का सब कुछ बताता है कि मैंने मेरी बहन को ढूंढ लिया है, वो इस चुंगल में ज़बरदस्ती फंस गई है, उसे उस चुंगल से बचाना है, बाहर निकलना है, आप मेरी मदद करिए या स्वाति मैडम को ये सारी बातें बता दीजिए ताकि मेरी मदद हो सके और मैं मेरी बहन को सुरक्षित वहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। अब वो जो मैडम होती हैं, जो मैडम नेगी जी होती हैं, किरण नेगी जी, वो तुरंत ही जो स्वाति मालीवाल होती हैं उनको ये सारी सूचना अवगत कराती हैं, सारी कहानियाँ बताती हैं कि ये केस बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो उसका भाई है लड़की से मिल चुका है और अब इस लड़की को बचाने के लिए हमें एक्शन लेना चाहिए। अब जो स्वाति मालीवाल मैडम होती हैं वो वहाँ के DCP को तुरंत फ़ोन करती हैं। DCP का नाम होता है मनदीप सिंह रंधावा। DCP मनदीप सिंह रंधावा जब ये सारी ही जो समस्या होती है उसको सुनते हैं तो उस लड़के से मिलने की कोशिश करते हैं और इस जो महिला आयोग के सदस्य होती हैं उन्हें कहते हैं कि एक दिन निर्धारित करो, एक समय निर्धारित करो, पूरे टीम के साथ, पूरे पुलिस बल के साथ और पूरी महिला आयोग टीम के साथ हम इस कोठा नंबर 68 पे जाएंगे और उस लड़की को वहां से निकाल कर लाएंगे। जब इस कोठे पे रेड डाली गई थी और यहाँ से लड़कियां जब बरामद हुई थी तो यहाँ के जितने भी मुखिया थे जो इस कोठे को चलाने का प्रकरण कर रहे थे उन पे जो मामला दर्ज हुआ था, कमला मार्केट के
जो थाना अधिकारी थे उनके द्वारा जो इस केस में धाराएं लगाई गई थी वो थी 370, 376, 109 और 34। इन धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और बहुत जल्दी उन पे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। रानी जो है अपने घर से 9 जून को 2019 में निकली थी और ये सारे ही मामले को जब पुलिस तक इस खबर को पहुंचाया जाता है, सूचना मिलती है, तब अगस्त का महीना आ जाता है। अगस्त 2019 में इस केस को संज्ञान में लेते हुए इस 68 नंबर कोठे पे एक तरह से रेड डाली जाती है। जब रेड डाली जाती है तो एक कमरे में उस समय उसका भाई भी उसकी बहन के साथ मौजूद था और उसे बड़ी सुरक्षित तरीके से वहां से निकाल लिया जाता है। इस कहानी में जो लड़के की सूझबूझ थी, जो एक भाई की सूझबूझ थी, वो वाकई ही काबिल तारीफ थी। एक बहन को ढूंढना और उस बहन की मदद करना, उसे इस भयावह चुंगल से बाहर निकाल ले आना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन उसे इस काम को करने में बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं हुआ। वो कभी भय में नहीं डरा और वो काफ़ी बुद्धिमानी से अपनी बहन की भी मदद कर सका। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाया जा सके। बस मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि आपके साथ कोई अनहोनी या आपके आसपास किसी भी परिवार में कोई भी अनहोनी ना हो जाए। लड़की अपने घर पे पहुंच चुकी है और बहुत ही ज़्यादा वो भयावह जो उसके साथ ये दुर्घटना हुई है, उसको काफ़ी टाइम हो गया इस मामले से निकलने में, क्योंकि उसकी जो मानसिक दशा थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो एक बहुत बड़े सपने के साथ बहुत बड़े महानगर में गई थी, लेकिन उसके साथ जो ऐसी दुर्दशा हुई वो भगवान किसी भी महिला, किसी भी लड़की के साथ ना करे। कहीं भी घर से बाहर जा रही हैं, कहीं भी जॉब के लिए जा रही हैं, किसी भी अपने घर के एक व्यक्ति को अपने साथ रखिए जब तक आपको पता नहीं लग जाए कि वो घर, जहाँ पे भी आप घर छोड़कर जा रही हैं, वो सुरक्षित जगह है या नहीं है। वो जो आपको बातें बता रहे हैं, जैसी वो कल्पना आपको करके दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक रियल है या नहीं है, ताकि आप किसी भी गलत चुंगल में फंसने से बच सके। यही मेरी मंशा है इस कहानी को सुनाने की। मेरा नाम पूजा है दोस्तों। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ, रियल स्टोरीज पसंद है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।